हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। आज की क्लास है हमारी छत्तीसगढ़ सीएचओ के पेपर बेस्ड, दैट मीन्स ये प्रीवियस पेपर है छत्तीसगढ़ सीएचओ का। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ऑलरेडी पहले से अवेलेबल थे, बट बहुत सारे रिसोर्स के थ्रू इवन जिनका सिलेक्शन तक हो चुका है उन्होंने भी ये क्वेश्चंस कलेक्ट करने में हेल्प की है। तो यहाँ पर हम छत्तीसगढ़ सीएचओ के, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की किसी के पास नहीं थी, यदि इनकेस जिसने छत्तीसगढ़ सीएचओ का पहले पेपर दिया हो और आपके पास आंसर की हो तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, जिससे जो भी लोग अभी इस बार पेपर दे रहे हैं 8 तारीख को उनके लिए हेल्पफुल रहे। 7 अगस्त को भी पेपर होने वाला है पंजाब सीएचओ का। तो मैं बता दूं, पंजाब सीएचओ का ऑलरेडी एक ही पेपर अवेलेबल है बीएफयूएचएस का, तो वो आपको कल इवनिंग में है जो सॉल्व करवा दिया जाएगा जिनका भी पेपर है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप किसी भी स्टेट का पेपर दे रहे हो, चाहे आप पंजाब का, यूपी, बिहार, राजस्थान का, तो जो नर्सिंग सेक्शन है आपका वो सभी 80% जो नर्सिंग सेक्शन आता है आपके लिए वो सभी स्टेट में कॉमन आता है। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर स्टेट में पेपर चेंज कर दिया जाए, ओनली महाराष्ट्र को छोड़ के। महाराष्ट्र का पेपर एज कम्पेयर टू अदर जगह के थोड़ा सा डिफरेंट आता है। हमेशा 50 क्वेश्चन ही आते हैं महाराष्ट्र सीएचओ के एग्जाम में। तो और जो अदर स्टेट के यदि आप लोग एग्ज़ाम देते हैं तो ऐसा नहीं कि यूपी वाले एमपी का पेपर नहीं देख सकते, आप लोग बिल्कुल देखिए। आपको क्वेश्चन है जो इवन रिपीट तक होते हैं, जो यूपी के पुराने पेपर हैं उन क्वेश्चंस में से अभी जो एमपी एनएचएम का पेपर हुआ है उसमें से एटलीस्ट आपको 7 से 8 क्वेश्चन तक आए हैं। तो रिक्वेस्ट मैं आप सभी से इसलिए कर रही हूँ कि आपका जो नॉलेज लेवल है, प्रीवियस पेपर आप हर एक स्टेट के सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपको हेल्पफुल रहे। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं आपके लिए, तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि ओनली छत्तीसगढ़ वालों के लिए बस हेल्पफुल हो, यूपी वालों के लिए भी है, एमपी के लिए, राजस्थान के लिए, बिहार के लिए, किसी भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हो, पंजाब के लिए, सभी के लिए हेल्पफुल है। तो क्लास को एंड तक जरूर देखते रहें और जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पंजाब सीएचओ का पेपर आपको कल इवनिंग में जो बीएफयूएचएस कंडक्ट करवा रहा है, प्रीवियस पेपर एक अवेलेबल है, तो आपको है जो शेयर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू इज कॉज्ड बाय, तो डेंगू का कॉजेटिव एजेंट क्या है? प्लाज्मोडियम, एडिस मॉस्क्यूटो, एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो या फिर टेस्ट फ्लाई। तो यहाँ पर आपके लिए डेंगू से क्वेश्चन एग्जाम में यदि आता है कि डेंगू का कॉजेटिव एजेंट क्या है, तो डेंगू का कॉजेटिव एजेंट है एडिस मॉस्क्यूटो। यदि डेंगू का दूसरा नाम पूछें तो क्या है? ब्रेकबॉर्न फीवर। आपको आना चाहिए डेंगू का जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या है? फ्लेविब्रेडा फैमिली का वायरस। क्या है? फ्लेविब्रेडा फैमिली का वायरस। मॉस्क्यूटो क्या है? एडिस मॉस्क्यूटो। ब्रेकबॉर्न फीवर किसको कहा जाता है? डेंगू को। और डेंगू में क्या होता है? प्लेटलेट्स काउंट डाउन होता है। एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन आपको आते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिए। नेक्स्ट है यहाँ पर अ फैमिली प्लानिंग मेजर्स ऑफ यूजिंग अ डायफ्राम और डच कैप इज कॉल्ड। तो फैमिली प्लानिंग मेथड में आप एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव डायफ्राम यूज़ करते हैं, डच कैप यूज़ करते हैं। तो ये किस टाइप की मेथड है? नेचुरल, बैरियर, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस या फिर कैलेंडर मेथड। तो फैमिली प्लानिंग मेथड में हम क्या क्या डायफ्राम यूज़ कर रहे हैं, डच कैप यूज़ कर रहे हैं, कॉन्डोम आ जाता है इसी कैटेगरी में। तो ये किस टाइप की मेथड है? तो ये है यहाँ पर बैरियर मेथड। क्या है? बैरियर और मैकेनिकल मेथड हम इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कार्डियक पेशेंट और पेशेंट विद सफरिंग फ्रॉम सम हार्ट डिसीज कैन यूज विच ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ये क्वेश्चन आपको बहुत सारे एग्जाम्स में आता है कि जो कार्डियक पेशेंट हैं या फिर हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं तो उनको कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ करनी चाहिए? हार्मोनल पिल्स, मिनी पिल्स, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस या फिर डच कैप। तो जो कार्डियक पेशेंट हैं या फिर जिनको हार्ट डिसीज़ है या फिर अदर जो मेथड्स हैं कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है फैमिली प्लानिंग की, वो डच कैप यूज़ कर सकते हैं, कॉन्डोम यूज़ कर सकते हैं, दैट मीन्स बैरियर मेथड वो अपना सकते हैं। मिनी पिल्स जनरली जो लैक्टेटिंग वुमेन होती हैं, आपको याद रखना है, जो लैक्टेटिंग वुमेन होती है, मदर होती हैं, उनके लिए है जो चॉइस माना जाता है। और जो न्यूली मैरिड कपल होते हैं उनके लिए ओसीपी एग्जाम में आ सकता है। न्यूली मैरिड कपल के लिए और जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ओसीपी पिल्स, मिनी पिल्स जो लैक्टेटिंग मदर है उनके लिए। हार्मोनल पिल्स में आपको आ जाता है अंतरा एंड छाया।
ये क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं जो आपको आना चाहिए, एग्जाम में आपके आती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर एनी ब्लीडिंग फ्रॉम और इनटू द जेनाइटल ट्रैक्ट आफ्टर द पीरियड ऑफ वायबिलिटी बट बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी इट इज़ कॉल्ड। तो कोई भी ब्लीडिंग हो रही है जेनाइटल ट्रैक्ट से, लेकिन आफ्टर द पीरियड ऑफ वायबिलिटी मतलब 20 वीक्स के बाद, वायबिलिटी स्टेज यहाँ पे 20 वीक यदि मानते हैं तो, लेकिन बेबी डिलीवर होने के पहले क्या कहलाएगा, एंटीपार्टम हेमरेज, इंट्रापार्टम हेमरेज या फिर पोस्टपार्टम हेमरेज। तो यहाँ पर कहा है बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी, मतलब बेबी डिलीवर नहीं हुआ है, तो ये क्या होगा, ये कहलाएगा एंटीपार्टम हेमरेज। यदि जो ब्लीडिंग होती है ड्यूरिंग द लेबर, बेबी डिलीवर होने के टाइम पर जो ब्लीडिंग होगी वो कहलाएगी इंट्रापार्टम हेमरेज। और बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी, बेबी डिलीवर होने के पहले जो ब्लीडिंग होगी वो कहलाएगी एंटीपार्टम हेमरेज। एंड आफ्टर द बेबी डिलीवर होने के बाद जो ब्लीडिंग होगी वो होगी पोस्टपार्टम हेमरेज। एक क्वेश्चन और एग्जाम में आता है, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट का जो मोस्ट कॉमन कॉज है MMR का, वो क्या है, वो है ब्लीडिंग और हेमरेज। अब ब्लीडिंग हेमरेज किसी भी कैटेगरी का हो सकता है, एंटीपार्टम, इंट्रा या फिर पोस्टपार्टम, लेकिन कॉमनली पोस्टपार्टम हेमरेज है जो मेन कॉज माना जाता है किसके लिए, मैटरनल डेथ के लिए। और मैटरनल डेथ कंसीडर कब की जाती है, कंसीव करने से लेके डिलीवरी के 42 वीक्स, दैट मीन्स जो 6 वीक पर पीरियड होता है, जब तक। आपको इतना सारा ये सब याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। तो क्लिनिकल फीचर्स सभी हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के, किसी एक को छोड़कर। इफासमेंट ऑफ सर्विक्स, कॉन्ट्रैक्शन एवरी 3 to 5 मिनट्स, मिनिमल डिसेंट ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट या फिर सडन गस ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग। तो यहाँ पर क्या है, जो क्या है क्लिनिकल फीचर्स हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के, किसी एक को होगा, वो होगा आपका सडन गस ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग। ये कौन सी स्टेज का साइन है, ये है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, जिसमें प्लेसेंटा का एक्सपल्सन होता है, आपको याद रखना है। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में क्या होगा, डायलिटेशन होगा, एफासमेंट होगा, कॉन्ट्रैक्शन आएंगे। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में बेबी डिलीवर होगा। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में क्या होगा, प्लेसेंटा का एक्सपल्सन होगा। 3 क्लासिकल साइन है, सडन गस ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग, लेंथनिंग ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, एंड जो यूट्रस है वो कैसी होगी, वो होगी ग्लोबुलर टाइप के शेप में। तो आपको ये 3 क्लासिकल साइन याद रखना है प्लेसेंटल सेपरेशन के। और जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है, ये साइन है प्लेसेंटल सेपरेशन का, जो कि थर्ड स्टेज ऑफ लेबर है। नेक्स्ट है यहाँ पर फर्स्ट सिम्टम ऑफ इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन का फर्स्ट सिम्टम क्या है, ऑप्शन में पायरेक्सिया, ब्लीडिंग, स्वेलिंग या फिर डलनेस। तो आपकी बॉडी में जब भी कोई भी एजेंट एंटर होता है, कोई भी डिसीज़ को कॉज करने वाला इन्फेक्शियस एजेंट, तो आपकी बॉडी, आपको पता कैसे चलेगा कि कोई भी इन्फेक्शन है। मान लीजिए आपको वायरल फीवर है, तो आपको ओनली सर्दी खांसी बस हो रहा है, लेकिन साथ में बुखार नहीं आ रहा है, तो ये कंफर्म नहीं हो पाएगा कि आपको क्या है, इन्फेक्शन हुआ है। तो जो यहाँ पर फर्स्ट सिम्टम होता है इन्फेक्शन का, वो होता है पायरेक्सिया और बॉडी के टेम्परेचर का बढ़ना, या फिर हम जिसको फीवर भी कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर नॉर्मल लेंथ ऑफ न्यूबॉर्न बेबी। तो न्यूबॉर्न बेबी की जो नॉर्मल लेंथ होती है वो कितनी होती है, 45 to 55 सेंटीमीटर, 35 to 40 सेंटीमीटर, 50 to 60 सेंटीमीटर, एफ नन ऑफ दी अबव। तो एक इंडियन एवरेज जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, जो इंडिया में एटलीस्ट डिलीवर होते हैं जिस टाइप के बेबी, तो उनकी एवरेज लेंथ होती है 50 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम जाएंगे तो क्या होगा, 45 to 55 सेंटीमीटर। आपको एग्जाम में आ सकता है न्यूबॉर्न बेबी की हाइट, वेट, हेड सरकमफेरेंस, चेस्ट सरकमफेरेंस, बेबी की लेंथ, बेबी का वेट, ये चीज़ें आपको एग्जाम में आ सकती हैं। तो इंडियन बेबी की जो एक एवरेज लेंथ होती है, लंबाई होती है, वो होती है 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है यहाँ पर इफ़ द बेबी बॉर्न बिलो द 2.5 kg वेट एट द टाइम ऑफ बर्थ इट्स कंसिडर। तो यदि कोई बेबी क्या होता है, 2.5 kg से भी कम वजन का होता है, तो यहाँ पर किस टाइप का जो बेबी कहलाएगा, लो बर्थ वेट बेबी, दैट मीन्स LBW, नॉर्मल बर्थ वेट, मैक्रोसोमिया या फिर वेरी लो बर्थ वेट बेबी। तो यहाँ पर किस टाइप का बेबी कहलाएगा, तो यहाँ पर जो भी बेबीज किस तरीके के हो रहे हैं, 2.5 kg से कम के होते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, लो बर्थ वेट बेबीज, क्योंकि
जो नॉर्मल वेट होता है बेबी का, नॉर्मल टर्म न्यूबॉर्न बेबी का वेट होता है 2.5 kg, लेकिन इससे कम जाता है तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा लो बर्थ वेट बेबीज़। और यहाँ पर मैक्रोसोमिया का मतलब होगा लार्ज साइज बेबीज़, जो कि किस में देखने को मिलते हैं, जो डायबिटिक मदर होती हैं उनमें देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर जो वेरी लो बर्थ वेट बेबीज़ हैं, तो वेरी लो बर्थ वेट बेबीज़ का मतलब होता है लेस देन 1.5 kg, मतलब जिन बच्चों का जो बर्थ वेट है 1.5 kg से भी कम है, मतलब 1500 ग्राम से कम है, वो कहलाते हैं वेरी लो बर्थ वेट बेबीज़। और जिनका 1 किलो से भी कम है, 1 kg से भी कम है बर्थ वेट, तो वो कहलाते हैं एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबीज़। नेक्स्ट है यहाँ पर बर्थ रजिस्ट्रेशन इन इंडिया डन विद इन हाउ मेनी डेज। तो इंडिया में जो बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1969 में पास हुआ था, उसके अकॉर्डिंग जन्म और मृत्यु, आपको बर्थ पूछ सकते, डेथ पूछ सकते हैं, दोनों पूछ सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग कितने दिनों के अंदर रजिस्टर करवाना है, 14, 18, 21 या फिर 24 डेज। तो इंडिया में डेथ एंड बर्थ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1969 के अकॉर्डिंग विद इन 21 डेज में, चाहे मृत्यु हुई हो या जन्म हुआ हो, हमें क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है। नेक्स्ट वन इज व्हेन प्राइमरी टीथ इरप्शन स्टार्ट्स। तो टीथ इरप्शन है, प्राइमरी टीथ है यहाँ पर कब स्टार्ट होते हैं, मतलब कि जिनको हम क्या कह सकते हैं, दूध के दांत, हिंदी में कहें तो दूध के दांत हैं जो, या फिर प्राइमरी टीथ है जो कब इरप्ट होना, मतलब निकलना स्टार्ट होंगे। तो ऑप्शन में 6 मंथ ऑफ एज, 4 मंथ ऑफ एज, 8 मंथ ऑफ एज या फिर 10 मंथ ऑफ एज। तो अब यहाँ पर आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो प्राइमरी टीथ का इरप्शन तो होगा स्टार्ट 6 महीने की एज से, और ये अलग अलग बेबीज़ के क्या है, जो बेबीज़ में जो डेवलपमेंट होता है अलग अलग बेबीज़ में अलग अलग होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू हम अपने एग्ज़ाम्स के जाते हैं तो यहाँ पर जो प्राइमरी टीथ होते हैं, क्या है, प्राइमरी टीथ है, कब से स्टार्ट होते हैं इरप्ट होना, 6 मंथ से। और जो फर्स्ट प्राइमरी टीथ आते हैं वो कौन से होते हैं, लोअर सेंट्रल इंसीजर, एग्जाम में याद रखना है, लोअर सेंट्रल इंसीजर है जो सबसे पहले आना स्टार्ट होते हैं। देन आफ्टर आते हैं अपर सेंट्रल इंसीजर, जो इनिशियल जो प्राइमरी टीथ का इरप्शन होता है 6 मंथ की एज में, तो पहले लोअर सेंट्रल इंसीजर आएंगे, देन आफ्टर अपर सेंट्रल इंसीजर। लेकिन फर्स्ट इरप्शन किसका होगा, सेंट्रल इंसीजर का। नेक्स्ट है यहाँ पर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी डन। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब है ओनली ब्रेस्ट मिल्क, उसके अलावा कुछ भी नहीं, ना पानी ना कोई भी लिक्विड, कुछ भी नहीं। ऑप्शन में 6 मंथ, 12 मंथ, 4 मंथ्स या फिर 24 मंथ्स। तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग में ओनली ब्रेस्ट मिल्क दिया जाता है 6 मंथ तक। आफ्टर दैट 6 मंथ के कॉम्प्लीमेंट्री फीड या फिर वीनिंग जो टर्म यूज़ होता है, उसका मतलब होता है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा कुछ भी बच्चे के लिए लिक्विड सॉलिड फूड आइटम्स खिलाना स्टार्ट करना, वो कहलाता है वीनिंग, कॉम्प्लीमेंट्री फूड जिसको हम कहें, या फिर वीनिंग। एग्जाम में आता है वीनिंग कब से स्टार्ट करना है, 6 मंथ की एज से। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कब तक करवाना है, तो 6 मंथ तक, यदि पॉसिबल हो तो 6 मंथ तक। और ब्रेस्ट फीड कब तक करवा सकते हैं, तो पॉसिबिलिटी हो तो 2 साल तक। नेक्स्ट वन इज विच टेस्ट इज यूज टू डायग्नोज द टाइफॉइड। तो टाइफॉइड को डायग्नोज करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, विडाल, स्टिक, CD4 T सेल काउंट या फिर एलिजा। तो विडाल टेस्ट किया जाता है टाइफॉइड को डायग्नोज करने के लिए, सिक टेस्ट किया जाता है डिप्थीरिया डायग्नोज करने के लिए, CD4 T सेल काउंट अलग अलग वायरल डिसीज़ के लिए किया जाता है, लेकिन CD4 T सेल काउंट जब लेस देन 200 से कम हो जाता है तब ये कंफर्म करता है कि आप HIV पॉजिटिव हैं। एग्जाम में आपको आ सकता है CD4 T सेल्स काउंट लेस देन 200 से जाता है, मतलब पर्सन HIV पॉजिटिव है। सिक टेस्ट किया जाएगा किसके लिए, डिप्थीरिया को डायग्नोज करने के लिए। नेक्स्ट वन है यहाँ पर वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेट ऑन विच डे। तो हम हर साल विश्व हृदय दिवस मनाते हैं, तो ये कब मनाते हैं, वर्ल्ड हार्ट डे। ऑप्शन में 29 मार्च, 29 अक्टूबर, 29 सितंबर या फिर 29 दिसंबर। तो हम यहाँ पर हर साल कब मनाते हैं, हम मनाते हैं 29 सितंबर को हर साल वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेट करते हैं। क्या है, वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेट करते हैं। और इस साल की थीम क्या थी, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ फॉर एवरीवन। आपको हर साल की थीम जरूर याद रखना है,
इस साल की थीम थी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ फॉर एवरीवन। 29 सितंबर को हम हर साल विश्व हृदय दिवस सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर ब्रेस्ट फीडिंग वीक इज ऑब्जर्व्ड इन एवरी। तो हर साल हम ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाते हैं और अभी भी ये चल रहा है। तो ब्रेस्ट फीडिंग वीक है जो हम हर साल कब मनाते हैं। ऑप्शन में है यहाँ पर फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, सेकेंड वीक ऑफ अगस्त, फर्स्ट वीक ऑफ जून या फिर सेकेंड वीक ऑफ जुलाई। तो ब्रेस्ट फीडिंग वीक हम मनाते क्यों हैं? ब्रेस्ट फीडिंग को लेके अवेयरनेस फैलाने के लिए कि माँ को क्या हेल्प रहेगा ब्रेस्ट फीड कराने से बच्चे को, और बच्चे को क्या हेल्प होगा ब्रेस्ट फीड करने से। तो हम हर साल ब्रेस्ट फीडिंग वीक सेलिब्रेट करते हैं फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। जो अगस्त का पहला हफ्ता होता है इसमें हम क्या करते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग वीक को सेलिब्रेट करते हैं। और इस साल की थीम थी स्टेप अप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। थीम क्या है इस साल की? स्टेप अप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। और ब्रेस्ट फीडिंग वीक कब से स्टार्ट मनाना किया हमने? 1992 से, 1992 से। नेक्स्ट वन है यहाँ पर व्हेन वाज द स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च्ड। एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है आपको इस बार भी। स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च कब हुआ था? तो ये हुआ था 2 अक्टूबर 2014 को। 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती मनाते हैं, उसी दिन इसको लॉन्च किया गया था। और सबसे स्वच्छ शहर का जो यहाँ पर टैग लगा हुआ है वो किसको है? वो है इंदौर को, एमपी का इंदौर शहर। नेक्स्ट वन इज ऑक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द पेरिटोनियल कैविटी इट इज नोन एज। तो यदि पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाए तो क्या कहेंगे हम? पेरिकार्डाइटिस, न्यूमोथोरैक्स, एसाइटिस या फिर हाइड्रोसेफेलस। क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाएगी यदि पेरिटोनियल कैविटी में क्या हो जाए, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाए? तो जो टर्म यूज़ किया जाएगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा एसाइटिस। क्या कहलाएगा? एसाइटिस। नेक्स्ट है यहाँ पर इन एथरोस्क्लेरोसिस आर्टरी विल बी। तो जो एथरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन है तो इसमें आर्टरी कैसी हो जाएंगी? थिक होंगी, इलास्टिक होंगी, फ्रेजाइल होंगी या फिर हार्ड होंगी। तो कोई भी आप मान लीजिए एक हैलो पाइप ले लीजिए, कोई भी पाइप ले लीजिए, उसमें कुछ भी जम जाएगा तो वो कैसा होगा? वहाँ पर वो कैसा होगा? हार्ड होगा। तो आपका आंसर भी क्या होगा? हार्ड। एथरोस्क्लेरोसिस में क्या होगा? जो यहाँ पर नॉर्मल आर्टरी में ब्लड फ्लो हो रहा है वो नॉर्मल होगा, लेकिन जब यहाँ पर प्लग फॉर्मेशन होगा, लिपिड डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पर फैट है जो जमना स्टार्ट होगा, कोलेस्ट्रॉल जमेगा, तो आर्टरीज कैसी हो जाएंगी? हार्ड। नेक्स्ट वन है यहाँ पर व्हाट इज़ द रेस्पिरेशन रेट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में रेस्पिरेटरी रेट कितनी होगी? 20 रेस्पिरेशन पर मिनट, 30, 14 या फिर 10। तो प्रेगनेंसी में रेस्पिरेटरी रेट थोड़ी बढ़ जाती है, वो कितनी होती है? 20 पर मिनट। नेक्स्ट वन है यहाँ पर व्हाट इज़ द ग्रोथ। तो ग्रोथ का मतलब क्या है? साइकोलॉजिकल स्किल डेवलपमेंट, फिजिकल ग्रोथ, प्रोग्रेसिव ग्रोथ इन साइज और शेप इन बॉडी पार्ट्स। तो ग्रोथ का मतलब है यहाँ पर बोथ बी एंड सी, मतलब फिजिकल ग्रोथ साथ ही साथ बॉडी के शेप और साइज को बढ़ना। नेक्स्ट वन है यहाँ पर बेस्ट वे टू कलेक्ट ब्लड सैंपल इन न्यूनेट। तो न्यूनेट बेबी में ब्लड सैंपल हम कैसे कलेक्ट कर सकते हैं? हील से, हैंड, नेक या फिर बैक से। जो लोग हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हैं उनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जो लोग नहीं करते उनके लिए न्यूनेट्स बेबी में डिलीवर होते हैं उसके बाद ब्लड सैंपल लिया जाता है उनका, तो कहाँ से लेते हैं हम? हील से। नेक्स्ट वन इज व्हेन वी कैन हियर द बेबीज एफएचएस बाय द फीटोस्कोप। तो फीटोस्कोप से हम, नॉर्मल फीटोस्कोप से बेबी की जो फीटल हार्ट साउंड है वो कब सुन सकते हैं? फर्स्ट वीक्स, 28 वीक्स, 20 वीक्स या फिर 14 वीक्स में। तो फीटोस्कोप की हेल्प से हम बेबी की हार्ट साउंड है जो कब सुन सकते हैं? 20 वीक की जेस्टेशनल पीरियड में। नेक्स्ट है यहाँ पर बिलो द स्किन विच इंजेक्शन इज इंजेक्टेड। तो स्किन के अंदर कौन सा इंजेक्शन इंजेक्ट किया जाता है? इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्रावीनस या फिर इंट्रामस्कुलर। तो जो इंजेक्शन यहाँ पर बिलो द स्किन इंजेक्ट किया जाता है वो क्या है? वो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। नेक्स्ट वन इज कोलेरा इज कॉज्ड बाय। तो कोलेरा का कॉजेटिव एजेंट क्या है? साल्मोनेला टाइफी, विब्रियो कोलेरा बैक्टीरियल या फिर स्ट्रेप्टोकोकल। अब यहाँ पर देखिए विब्रियो कोलेरा वायरल भी है, बैक्टीरियल भी है। तो यहाँ पर कौन सा है जो पॉजिटिव एजेंट होगा? ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने। तो विब्रियो कोलेरा क्या है? विब्रियो कोलेरा बैक्टीरिया है जो कि क्या कॉज करेगा? कोलेरा को। नेक्स्ट वन है यहाँ पर इफ मेंस्ट्रुअल साइकिल लेंथ इज 28 डेज
दैट मीन्स ओव्यूलेशन अकॉर्डिंग विच डेज। तो यदि क्या है यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल है पूरी आपकी, हर 28 दिन बाद आपके पीरियड्स आ जाते हैं, दैट मीन्स ये क्या है, नॉर्मल है। तो 28 दिन की यदि मेंस्ट्रुअल साइकिल है आपकी, तो ओव्यूलेशन कब होगा, एग कब रिलीज होगा, तो एग रिलीज होगा 14वें दिन, कब, 40 डेज में। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी विच हार्मोन कैन कॉज नोजिया एंड वॉमिटिंग है, आपको एग्जाम में आता है, हर एक एग्जाम में। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, इसीलिए मैंने ऑप्शन नहीं आपको दिए हैं यहाँ पर। एचसीजी हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, एचसीजी हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है नोजिया और वॉमिटिंग के लिए अर्ली प्रेगनेंसी में। कब, अर्ली प्रेगनेंसी में जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा वो कौन सा होगा, वो होगा यहाँ पर एचसीजी हार्मोन। नेक्स्ट है यहाँ पर ओवर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन मेल्स। तो मेल्स में क्या हो रहे हैं, ब्रेस्ट का ओवर डेवलपमेंट हो जाता है यदि, तो क्या कहलाएगा, गायनेकोमास्टिया, मास्टाइटिस, क्लिनीफेल्टर्स या फिर टेंडरनेस। तो यदि मेल्स में क्या हो रहा है, ओवर जो साइज बढ़ती है यदि ब्रेस्ट की, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा गायनेकोमास्टिया। क्या कहलाएगा, गायनेकोमास्टिया। नेक्स्ट है यहाँ पर विच टाइप ऑफ पेल्विस मोर सुटेबल फॉर बेबी बर्थ। बेबी बर्थ के लिए मोर सुटेबल पेल्विस कौन सी है, एंड्रॉइड, गायनेकॉइड, प्लेटिप्लॉइड या फिर एंथ्रोपॉइड पेल्विस। तो कौन सी पेल्विस है जो यहाँ पर क्या होगी, मोस्ट फेवरेबल मानी जाती है बेबी बर्थ के लिए, तो वो है गायनेकॉइड पेल्विस। नेक्स्ट वन है यहाँ पर विच स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम इज नॉट फाउंड इन इंडिया। तो इंडिया में मलेरिया की कौन सी स्पीसीज नहीं है प्लाज्मोडियम की, फॉल्सीपेरम, ओवेल, वाइवेक्स या फिर मलेरिया है। तो इंडिया में सबसे कॉमन जो मलेरिया होता है वो होता है फॉल्सीपेरम के द्वारा, किसके थ्रू, फॉल्सीपेरम के द्वारा। अब जो स्पीसीज नहीं है वो है प्लाज्मोडियम ओवेल। नेक्स्ट है यहाँ पर पोलियो इज विच टाइप ऑफ डिसीज। तो पोलियो किस टाइप की डिसीज है, तो है वायरल, क्योंकि ये पोलियो नाम के वायरस से होती है। नेक्स्ट है यहाँ पर डेप्थ ऑफ चेस्ट इन एडल्ट चाइल्ड ड्यूरिंग द सीपीआर। तो एडल्ट चाइल्ड में यदि आप सीपीआर कर रहे हैं तो जो डेप्थ होगा चेस्ट का वो कितना होगा, जब आप अपनी फिस्ट से सीपीआर देंगे तो कितना डेप्थ तक देंगे, 2 to 2.5 इंच, 1.5 to 2 इंच, 1 to 1.5 इंच या फिर 2.5 to 3 इंच। यदि आप एक एडल्ट चाइल्ड में सीपीआर दे रहे हैं तो जो डेप्थ होगी, गहराई होगी चेस्ट की, वो कितने अंदर तक आपको देना है अपनी फिस्ट से, 2 से 2.5 इंच तक, 2 to 2.5 इंच तक। नेक्स्ट वन है यहाँ पर बेबी कैन सिट विदाउट सपोर्ट इन विच मंथ। तो बच्चा जो बेबी है किस महीने की है, इससे बिना किसी सपोर्ट के बैठ सकता है, 10 मंथ, 12 मंथ, 8 मंथ या फिर 6 मंथ की एज में। तो बेबी बिना किसी सपोर्ट के अपने से बैठ सकते हैं 8 मंथ की एज में। और ये डिपेंड भी करता है अलग अलग बेबीज़ के डेवलपमेंट में, या नहीं कि यदि आपके यहाँ बच्चे और 8 महीने में नहीं बैठ रहा है तो आपको लगे कि ये क्या है, डेवलपमेंटल डिले चल रहा, हो सकता है वो सीधे खड़े होना स्टार्ट कर दे पकड़ के। तो यहाँ पर यदि एग्जाम में आपको आता है तो कितने में, 8 महीने की एज में। नेक्स्ट वन इज कोलेस्ट्रम इज हाईली। तो कोलेस्ट्रम कैसा होता है, एक्सपेंसिव है, नॉन वैल्यूएबल है, इन्फेक्शियस है कि न्यूट्रिटिव है। तो कोलेस्ट्रम बिल्कुल चीप है, वैल्यूएबल है, नॉन इन्फेक्शियस है, न्यूट्रिटिव है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हम जाएंगे तो वो क्या होगा, न्यूट्रिटिव, मतलब बहुत ज़्यादा बेबी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगा कोलेस्ट्रम। और जो डिलीवरी के बाद फर्स्ट इनिशियल मिल्क सीक्रेट होता है ब्रेस्ट से, वो कहलाता है कोलेस्ट्रम। नेक्स्ट वन इज फर्स्ट स्टूल ऑफ बेबी। तो बेबी का फर्स्ट स्टूल क्या कहलाएगा, मेलेनियम, मिलीनियम, मेकोनियम या फिर नन ऑफ दीज। तो बेबी का जो फर्स्ट पासिंग स्टूल है वो कहलाता है मेकोनियम। नेक्स्ट है यहाँ पर एंटीबायोटिक एक्ट अगेंस्ट। तो एंटीबायोटिक किसके अगेंस्ट काम करेंगे, इन्फेक्शन के, इन्फ्लामेशन के, पेन काम करती हैं, इन्फेक्शन के। कोई भी इन्फेक्शन होता है किसके थ्रू, बैक्टीरिया के थ्रू, तब एंटीबायोटिक काम करेंगी। वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक काम नहीं करेंगी, तब एंटीवायरल मेडिसिन दी जाती है। हाँ, लेकिन यदि आपको ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आपको थ्रोट इन्फेक्शन हो रहा है तो आपके लिए हो सकता वायरल फीवर है, तो यहाँ पर आपको डॉक्टर्स एंटीबायोटिक जनरली प्रिस्क्राइब करते हैं। तो इसलिए करते हैं कि वायरल लोड तो अपने आप कम हो जाएगा कि और कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो जाए, इसलिए एंटीबायोटिक दी जाती हैं। नेक्स्ट वन इज
इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड, तो हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं? 21 जून को। कब मनाते हैं? 21 जून को। नेक्स्ट है यहाँ पर इन ओव्यूलेशन विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल, तो ओव्यूलेशन के लिए मतलब एग रिलीज हो रहा है, कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? FSH, LH, ACTH या फिर बोथ है एंड C। तो जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं ओव्यूलेशन के लिए वो होता है LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसका लेवल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है ओव्यूलेशन के टाइम पर। नेक्स्ट है यहाँ पर वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेटेड, तो हम हर साल वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाते हैं? 11 जून को, 11 जुलाई को, 11 अगस्त को या फिर 1 जुलाई को। तो हम हर साल विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं 11 जुलाई को। कब मनाते हैं? 11 जुलाई को। नेक्स्ट वन है यहाँ पर फार्मर लंग डिसीज कॉज्ड बाय, तो जो फार्मर लंग डिसीज है किसके द्वारा होती है? वेजिटेबल्स के, ग्रेन्स के, प्रिकल्स के या फिर कोल से। तो जो फार्मर लंग डिसीज होती है किसके थ्रू? होती है ग्रेन्स के। जो भी लोग जो घास होती है उसके थ्रू होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो भी लोग गेहूं का जो भूसा होता है उसमें यदि ज़्यादा टाइम तक रहते हैं तो उनको होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट वन इज विच डिसीज कॉज्ड बाय द लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू कोल्ड डस्ट, तो जो लोग लंबे टाइम तक कोल्ड डस्ट में काम कर रहे हैं तो उनको कौन सी डिसीज हो सकती है? सिड्रोसिस, एंथ्रोसिस, न्यूमोनियोसिस या फिर बोथ B and C। तो जो लोग आयरन डस्ट में काम करते हैं तो उनको होगा सिड्रोसिस। जो लोग लॉन्ग टर्म तक कोल्ड डस्ट में काम कर रहे हैं तो उनको एंथ्रोसिस और न्यूमोनियोकोसिस दोनों होने के चांसेस रहेंगे। ये ऑक्यूपेशनल डिसीज हैजार्ड्स हैं। नेक्स्ट वन है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज इन विजुअल एग्जामिनेशन, तो कोई चीज़ हम देख के यदि विजुअल एग्जामिनेशन करते हैं ओनली देख के तो वो क्या है? पाल्पेशन, इंस्पेक्शन, परकसन या फिर ऑस्कल्टेशन। तो हम क्या कर रहे हैं? विजुअलाइज कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? इंस्पेक्शन। आपको एब्डोमिनल असेसमेंट के जो चारों स्टेप हैं वो सीक्वेंस में जमाने आपके लिए आ सकते हैं कि पहले पाल्पेशन होगा, इंस्पेक्शन होगा, परकसन होगा कि ऑस्कल्टेशन होगा। तो आपको यहाँ पर सीक्वेंस वाइज याद रखना है। नेक्स्ट वन इज विच साइट इज यूज्ड फॉर BCG वैक्सीनेशन, तो BCG वैक्सीनेशन के लिए कौन सी साइट है जो यूज़ की जाएगी? लेफ्ट लोअर आर्म, राइट लोअर आर्म, लेफ्ट अपर आर्म या फिर राइट अपर आर्म। BCG वैक्सीन दी जाती है ट्यूबरक्लोसिस से प्रिवेंट करने के लिए ओनली यदि इनकेस बच्चे को 1 मंथ की एज तक BCG वैक्सीन नहीं दे पाए तो हम 1 साल की एज तक दे सकते हैं, डोज बस डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन यदि बच्चा 1 साल से ज़्यादा का हो गया, BCG वैक्सीन नहीं दी गई है, तब उस टाइम पर हमें बच्चे को BCG वैक्सीन नहीं देना है। और BCG वैक्सीन दी जाती है लेफ्ट अपर आर्म में। कहाँ दी जाती है? लेफ्ट अपर आर्म में। परमानेंट जो स्कार फॉर्मेशन करती है लाइफ टाइम के लिए वो कौन सी है? वो है BCG वैक्सीन, बेसिलाई काल्मेटिक यूरिन। नेक्स्ट वन है यहाँ पर ह्यूमन ऑर्गन इज डिस्कार्डेड इन विच बैग अकॉर्डिंग टू बायोमेडिकल वेस्ट, तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ह्यूमन ऑर्गन एनाटॉमिकल वेस्ट कहाँ पर डिस्कार्ड किया जाएगा? येलो बैग में, रेड बैग में, वाइट में कि ब्लैक में? तो ह्यूमन ऑर्गन एनाटॉमिकल वेस्ट डिस्कार्ड किया जाता है येलो बैग में। और एनाटॉमिकल वेस्ट को येलो बैग में डिस्कार्ड किया जाता है यदि प्रोसेस पूछते हैं एनाटॉमिकल वेस्ट को, एक तरीके से हमें कह सकते हैं डिस्कार्ड तो बैग पूछें तो येलो कलर, लेकिन यदि मेथड पूछें तो क्या? इंसिनरेशन। नेक्स्ट है यहाँ पर मिनिमम ANC एंटीनेटल चेकअप विजिट अकॉर्डिंग टू WHO, तो WHO के अकॉर्डिंग एटलीस्ट कितनी विजिट करना चाहिए? 5, 4, 3 या फिर 2? मिनिमम पूछा है तो 4 विजिट। नेक्स्ट है यहाँ पर फुल फॉर्म ऑफ BBM, तो BBM का फुल फॉर्म होता है वैक्सीन वायल मॉनिटर। ऑप्शन नंबर 3 वैक्सीन वायल मॉनिटर। ये आपको मैंने सेपरेट जो सेकंड चैनल है उस पर इसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है, आप चाहे तो उसको जाके वहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर एज ऑफ मेनार्ची इन फीमेल, तो जब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड आते हैं उसको हम कहते हैं मेनार्ची। और फीमेल में मेनार्ची की एज क्या है? 15 साल, 10 साल, 16 साल या फिर 13 साल। मेनार्ची की फीमेल में जो एज है वो 13 ईयर्स, 13 साल। नेक्स्ट है यहाँ पर पेंटावेलेंट वैक्सीन कंसिस्ट एक्सेप्ट, तो पेंटावेलेंट वैक्सीन में 5 वैक्सीन होती है, DPT, HIV एंड यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी इंक्लूड नहीं है। तो यहाँ पर जो इंक्लूडेड नहीं है वो क्या है? न्यूमोकोकल वैक्सीन। कौन सी है? न्यूमोकोकल वैक्सीन
इंक्लूडेड यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पर स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस पैटर्न सो इन एक्सरे विच डिसीज इज कॉल्ड। तो यदि आपने एक्सरे करवाया स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस देखने को मिलता है तो किसमें देखने को मिलेगा? हाइड्रेटिफॉर्म मोल में, निमोनिया में, सीओपीडी में या फिर सिलिकोसिस में। स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस देखने को मिलता है हाइड्रेटिफॉर्म मोल में। इसमें हाइड्रेटिफॉर्म मोल में। नेक्स्ट है यहाँ पर ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया है यहाँ पर। नेक्स्ट है यहाँ पर फुल फॉर्म ऑफ आईडीडी। तो आईडीडी का फुल फॉर्म क्या है? इंडिया डिमांड ड्राफ्ट आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, आयोडीन डिसऑर्डर डेफिशिएंसी या फिर इंडियन ड्राफ्ट ऑफ डिमांड। तो आईडीडी का फुल फॉर्म होता है आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, आयोडीन की कमी से होने वाले रोग। नेक्स्ट है यहाँ पर रिमेनिंग डोज ऑफ मीजल्स वैक्सीन शुड बी डिस्कार्डेड विद इन। तो यदि मीजल्स वैक्सीन हमने एडमिनिस्टर कर दी लेकिन कुछ डोज रिमेनिंग बचे हुए हैं तो हमें उसको कितने घंटे के अंदर डिस्कार्ड करना है? यदि यूज़ नहीं हो पाते हैं तो विद इन 4 आवर के, कितने 4 घंटे के अंदर यदि यूज़ नहीं हो पाते तो हमें सभी को डिस्कार्ड कर देना है। नेक्स्ट वन इज विच लेयर प्रेजेंट इन यूट्रस। तो यूट्रस में कौन सी लेयर होती है? एंडोकार्डियम, एमेट्रियम, एंडोमेट्रियम या फिर पेरिकार्डियम। तो जो लेयर होती है यूट्रस की वो कौन सी? वो एंडोमेट्रियम। नेक्स्ट वन है यहाँ पर लास्ट केस ऑफ स्मॉल पॉक्स वाज रिपोर्टेड इन द वर्ल्ड। इन पूरे विश्व में स्मॉल पॉक्स का लास्ट केस कब रिपोर्ट हुआ था? सोमालिया में हुआ था। कब? 1977 में। कब हुआ था? 1977 में। और पूरे विश्व को है जो स्मॉल पॉक्स एरेडिकेट कब घोषित किया गया था? 1979 में। नेक्स्ट है यहाँ पर ओपीवी वॉज एडेड इम्यूनाइजेशन शेड्यूल इन द ईयर। तो ओरल पोलियो वैक्सीन को इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में कब ऐड किया गया था? 1979, 1976, 1995 और 1984 में। तो जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसके तहत ओपीवी को ऐड किया गया था इसमें 1979 में। कब? 1979 में, 1979 में। नेक्स्ट वन है यहाँ पर द टेस्ट दैट इज मोस्ट स्पेसिफिक फॉर मायोकार्डियल डैमेज। तो यदि मायोकार्डियल डैमेज हुआ है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है तो फर्स्ट टेस्ट कौन सा करवाया जाएगा? CKMB, मायोग्लोबिन, ट्रोपोनिन फास्ट या फिर CK। तो जो एक टेस्ट होगा मायोकार्डियल इन्फेक्शन में, जो टेस्ट होगा स्पेसिफिक वो क्या होगा? ट्रोपोनिन फर्स्ट क्या है? सबसे पहले ये टेस्ट किया जाएगा कार्डियक मार्कर्स के तौर पर। यदि ये बड़ा हुआ है इनिशियल टाइम में तो ये क्या पता करेगा आपको कि आपको हार्ट डैमेज हो रहा है, और जो ट्रोपोनिन फर्स्ट है सबसे पहले करवाया जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर वार्म ड्राई पिंक स्किन इज सीन इन। तो वार्म है स्किन, ड्राई है, पिंक है, तो किस तरीके के शॉक में होगी? न्यूरोजेनिक में, कार्डियोजेनिक में, हाइपोवॉल्मिक में या फिर एनाफ्लेक्टिक में। तो वार्म ड्राई पिंक स्किन है और देखने को मिलेगी न्यूरोजेनिक शॉक में। इसमें न्यूरोजेनिक शॉक में। नेक्स्ट वन है यहाँ पर एंटीडोट ऑफ आयरन। तो इनकेस यदि किसी को आयरन ओवरडोज हो जाता है, एडमिनिस्टर कर देते हैं या फिर टॉक्सिटी होती है तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे? नेलॉक्सोन से, डिफ्रॉक्सामाइन से, फाइस्टोस्टिगमाइन से या फिर नन ऑफ द अबव। तो यदि आयरन ओवरडोज हो जाता है तो हम उसको ट्रीट करेंगे किससे? डिफ्रॉक्सामाइन से। नेक्स्ट वन है यहाँ पर इन प्लेसेंटा प्रीविया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लीडिंग। तो प्लेसेंटा प्रीविया में ब्लीडिंग किस टाइप की होगी? पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग, पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग, नो ब्लीडिंग या फिर नन ऑफ द अबव। प्लेसेंटा प्रीविया में जो ब्लीडिंग होती है वो होती है पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग। पेन नहीं होगा लेकिन ब्लीडिंग होगी। नेक्स्ट वन है यहाँ पर व्हेन वाज द NRHM लॉन्च्ड इन इंडिया। तो भारत में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कब लॉन्च किया गया था? 8 अप्रैल 2008 को, 12 अप्रैल 2005, 8 अप्रैल 2005 या फिर 8 अप्रैल 2008। तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लॉन्च किया गया था इंडिया में कब? 12 अप्रैल 2005 को। नेक्स्ट है यहाँ पर द इक्विपमेंट यूज्ड टू कैरी स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ वैक्सीन फॉर आउटरीच प्रोग्राम्स इज कॉल्ड। यदि कुछ प्रोग्राम्स चल रहे हैं नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के तहत वैक्सीनेशन करवाया जा रहा है तो आपको कहीं बाहर लेके जाना है वैक्सीन के कुछ वायल्स, तो यहाँ पर आप कैसे ले जाएंगे? वॉक इन फ्रीजर में, वॉक इन कूलर्स, वैक्सीन कैरियर्स या फिर आइस पैक्स के थ्रू। तो यदि स्मॉल क्वांटिटी में आपको वैक्सीन कैरी करना है तो कैसे लेके जाएंगे? वैक्सीन कैरियर में। नेक्स्ट है यहाँ पर
द मेजर कॉज ऑफ न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस इन इंडिया चिल्ड्रन यूजुअली बिटवीन द एज ऑफ 1 to 3 ईयर इज कॉल्ड। तो इंडिया में जो न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस का मेन कॉज है किसके लिए, बच्चों में 1 से 3 साल की बच्चों में, वो क्या है? ऑप्शन में है ज़ीरोफ्थैल्मिया, नाइट ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस या फिर नन ऑफ द अबव। तो सभी विटामिन ए की कमी के कारण हो रहे हैं, ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, ज़ीरोफ्थैल्मिया। और 1 से 3 साल के बच्चों में यदि ब्लाइंडनेस का कारण पूछते हैं न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस का, तो वो होगा यहाँ पर ज़ीरोफ्थैल्मिया। नेक्स्ट वन है यहाँ पर द पॉइजनिंग कॉज्ड ड्यू टू इंजेशन ऑफ फूड कंटामिनेटेड बाय लिविंग बैक्टीरिया, इट इज ऑल एक्सेप्ट। तो यदि फूड कंटामिनेट हो रहा है किसी बैक्टीरिया के कारण तो पॉइजनिंग होगी, फूड पॉइजनिंग होगी, लेकिन किसी एक को छोड़कर। साल्मोनेला पॉइजनिंग, स्टेफाइलोकोकल पॉइजनिंग, बोटुलिज्म या फिर केमिकल पॉइजनिंग। अब क्वेश्चन ध्यान से देखिए, लिविंग बैक्टीरिया के थ्रू हो रहा है तो साल्मोनेला, स्टेफाइलोकोकल, बोटुलिज्म तीनों बैक्टीरियल पॉइजनिंग पॉइजनिंग करेंगे, लिविंग बैक्टीरिया है, लेकिन केमिकल पॉइजनिंग है जो क्या है, डिफरेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, डी, केमिकल पॉइजनिंग। नेक्स्ट वन है यहाँ पर वेरिसेला वैक्सीन इज द, तो वेरिसेला वैक्सीन किस टाइप की वैक्सीन है, किल्ड, लाइव अटेन्यूएटेड, इम्यूनोग्लोबुलिन या फिर नन ऑफ द अबव। तो वेरिसेला वैक्सीन है एक लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन है, लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन। नेक्स्ट वन है यहाँ पर द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मीजल्स वैक्सीन। तो मीजल्स वैक्सीन दी जाती है 9 मंथ एज कंप्लीट होने के बाद। रूट कौन सा अपनाया जाता है, सबक्यूटेनियस रूट। कौन सा रूट, सबक्यूटेनियस रूट 0.5 ml। नेक्स्ट है यहाँ पर द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मम्प्स। तो मम्प्स का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है जब आपकी बॉडी फर्स्ट साइन सिम्टम्स शो करे वो टाइम। इन्फेक्शियस एजेंट एंटर हो गया आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी ने जो साइन सिम्टम दिखाए वो है इंक्यूबेशन पीरियड। और मम्प्स का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 2 से 4 हफ्ते का, 2 to 4 weeks, या फिर हम 28 डेज कह सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर द एंटीवायरल ड्रग यूज टू ट्रीट द इन्फ्लुएंजा। तो इन्फ्लुएंजा के लिए कौन सी मेडिसिन यूजफुल होती है, साइक्लोविर, ओसेल्टामविर, इम्यूनोविर या फिर चिडियोविडिन। सभी एंटीवायरल ड्रग है, इन्फ्लुएंजा भी वायरल इन्फेक्शन और ड्रग यूज होती है यहाँ पर ओसेल्टामविर। क्या है, ओसेल्टामविर। नेक्स्ट वन है यहाँ पर द वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज दैट आर कॉज्ड बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन आर ऑल एक्सेप्ट। तो सभी यहाँ पर वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज़ हैं और जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू होती हैं जो डिसीज़, लेकिन किसी एक को छोड़कर। मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस, वूफिंग कफ, डिप्थीरिया या फिर पोलियो। तो यहाँ पर कहा है कि कैसी हैं, सभी वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज़ हैं और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से। तो मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस, वूफिंग कफ और पर्ट्यूसिस, डिप्थीरिया, ये सभी कैसे, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होंगे। लेकिन पोलियो फीको ओरल रूट से होता है, इससे फीको ओरल रूट से। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, डी, पोलियो, क्योंकि एक्सेप्ट करके क्वेश्चन आपको पूछा गया है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्लड बॉर्न डिसीज। तो इनमें से ब्लड बॉर्न डिसीज कौन सी है, ए हेपेटाइटिस ए, सी, ई या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो हेपेटाइटिस सी है फीको ओरल रूट के थ्रू ट्रांसमिट होने वाली डिसीज। और ब्लड बॉर्न डिसीज पूछा है तो वो है हेपेटाइटिस सी, जिसको हम ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस के नाम से भी जानते हैं। जनरली हेपेटाइटिस सी इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड ट्रांसफ्यूज करने से हेपेटाइटिस सी होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। हेपेटाइटिस ए और ई दोनों फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट होंगे। नेक्स्ट वन है यहाँ पर इन चिल्ड्रन विथ डायरिया द मेन एम ऑफ ORS थेरेपी इज टू। तो यदि किसी बच्चे को डायरिया है तो यदि हम उसको ORS थेरेपी दे रहे हैं तो इसका एक मेन उद्देश्य क्या होगा, एम क्या होगा, प्रिवेंट द डिहाइड्रेशन, रिड्यूस द मॉर्टालिटी, टू करेक्ट वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट डेफिसिट या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो जब हम किसी बच्चे को ORS थेरेपी दे रहे हैं तो हम डिहाइड्रेशन को भी प्रिवेंट कर रहे हैं, मॉर्टेलिटी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं और वाटर और इलेक्ट्रोलाइट की डेफिशिएंसी हुई है उसको भी ठीक करने का काम करेगा ORS। तो यहाँ पर आप मार्क करेंगे डी, ऑल ऑफ दी अबव। ORS का जो कंपोजिशन है वो आपको एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर इन पर्सन विथ कोलेरा डायरिया occurs due to a toxin produced by the virus on multiplication in the small intestine. The toxin produced by Vibrio cholera is, देखिए यहाँ पर कोलेरा डायरिया हुआ है
तो यहाँ पर विब्रियो कोलेरा कॉजेटिव एजेंट है। अब विब्रियो कोलेरा कॉजेटिव एजेंट है तो इसने टॉक्सिन बनाए हैं बॉडी में, तो ये कौन से बनेंगे? एंडोटॉक्सिन, एंटेरोटॉक्सिन, हेपेटोटॉक्सिन या फिर नन ऑफ दी अबव। तो यदि कोलेरा का जो पॉजिटिव एजेंट है विब्रियो कोलेरा, इसने टॉक्सिन बनाए हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वो कौन से बनाएगा? वो बनाएगा एंटेरोटॉक्सिन। नेक्स्ट वन है यहाँ पर द कैंसर अराइजिंग फ्रॉम मीजोडर्मल सेल कॉन्स्टिट्यूटिंग द वेरियस कनेक्टिंग टिश्यू इज कॉल्ड। सिंपल सा क्वेश्चन है, कनेक्टिव टिश्यू में होने वाला कैंसर क्या कहलाएगा? कार्सिनोमा, सार्कोमा, लिम्फोमा या फिर ल्यूकेमिया। तो जो कनेक्टिव टिश्यू में या फिर मीजोडर्मल सेल से स्टार्ट हो रहा है तो वो कैंसर कहलाएगा सार्कोमा। क्या कहलाएगा? सार्कोमा। नेक्स्ट है यहाँ पर ब्लड ग्लूकोज वैल्यू अबव नॉर्मल बट बिलो दोज डायग्नोस्टिक डायबिटीज अकरिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज कॉल्ड। तो यहाँ पर देखिए ब्लड ग्लूकोज वैल्यू क्या है? ज़्यादा है नॉर्मल से, लेकिन जो डायग्नोस्टिक डायबिटीज़ का मतलब है जितनी डायबिटीज़ होना चाहिए उससे कम है, लेकिन ये प्रेगनेंसी में बस है, तो ये क्या कहलाएगा? टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, जेस्टेशनल या फिर इंसुलिन रेसिस्टेंस सिंड्रोम। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ब्लड ग्लूकोज वैल्यू ज़्यादा है, नॉर्मल से ज़्यादा है, लेकिन जो एक वैल्यू रेंज रखी जाती है कितने से ऊपर जाता है तब डायबिटीज़ है, तो उससे कम है, लेकिन ये प्रेगनेंसी में तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा जेस्टेशनल डायबिटीज़। आफ्टर द डिलीवरी अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर इन अ पेशेंट विथ परनीशियस एनीमिया द प्राइमरी पर्पस ऑफ चिलिंग टेस्ट इज टू डिटरमाइन। ये देखिए परनीशियस एनीमिया के लिए टेस्ट किया जा रहा है चिलिंग टेस्ट, तो इसका मेन एम क्या है? इनटेक ऑफ विटामिन B12, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, एक्सक्रीशन ऑफ विटामिन B12 या फिर नन ऑफ दी अबव। तो स्लिंग टेस्ट परफॉर्म किया जा रहा है परनीशियस एनीमिया के पेशेंट में, तो प्राइमरी पर्पस होता है स्लिंग टेस्ट का कि आप विटामिन B12 तो ले रहे हैं लेकिन आपकी बॉडी उसको कितना एब्जॉर्ब कर रही है। मान लीजिए मैंने कंप्लीट विटामिन B12 लिया जितनी ज़रूरत है, इनकेस हमारी बॉडी उसके लिए एब्जॉर्ब भी नहीं कर रही है तो उसके लिए जो टेस्ट होगा वो कहलाएगा स्लिंग टेस्ट। और कितना एब्जॉर्प्शन मतलब हमारी बॉडी ने जितना आपने लिया उतना आपकी बॉडी ने एब्जॉर्ब भी नहीं किया और उसको एक्सक्रीट कर दिया, तो पता चलेगा आपको स्लिंग टेस्ट के थ्रू। नेक्स्ट वन है यहाँ पर अ टाइप ऑफ फ्रैक्चर इन विच वन फ्रैगमेंट ऑफ द बोन गोज इनटू अनदर इज कॉल्ड। तो एक कौन सा फ्रैक्चर होगा जिसमें आपकी हड्डी टूटी है, एक बोन दूसरी बोन में जाके घुस जाती है, तो ये क्या कहलाएगा? स्पाइरल, ट्रांसवर्स, ऑब्लिक या फिर इम्पैक्टेड। वन फ्रैगमेंट ऑफ बोन्स गोज इनटू अनदर बोन्स, तो ये कहलाएगा इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। क्या कहलाएगा? इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। नेक्स्ट वन है यहाँ पर आपका साइन एंड सिम्टम ऑफ अस्थमा इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। तो अस्थमा के सभी साइन है किसी एक को छोड़कर। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, फीवर, वीजिंग, चेस्ट पेन। तो अस्थमा का जो फर्स्ट क्लासिकल साइन होता है वो होता है वीजिंग, और जो साइन नहीं है वो क्या है? फीवर। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी ब्रोंकोस्पाज्म के कारण, वीजिंग होगा, चेस्ट पेन होगा, लेकिन फीवर देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर द साइन एंड सिम्टम ऑफ पार्किंसनिज्म डिसीज इज। तो पार्किंसन के ये सभी साइन सिम्टम, ट्रिमर्स भी होंगे, हाथ पैर हिलेंगे, पोस्चर बैलेंस भी गड़बड़ रहेगा, स्पीच चेंज भी रहेंगे, स्लाइड स्पीच रहेगी। तो आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका क्वेश्चन इन्फेक्शन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर कॉज्ड बाय ई कोलाई इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया कॉमनली फाउंड इन जीआई ट्रैक्ट इज कॉल्ड। तो यूरिनरी ब्लैडर का इन्फेक्शन है जो कि ई कोलाई मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया है कॉज करने के लिए, तो ये क्या कहलाएगा? और जो ई कोलाई है कहाँ होता है? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में रहेगा। ऑप्शन में है पाइलोनेफ्राइटिस, सिस्टाइटिस, यूरेथ्राइटिस या फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम। यूरिनरी ब्लैडर का इन्फेक्शन कहलाता है सिस्टाइटिस। क्या है? सिस्टाइटिस। कॉज करने वाला एजेंट है ई कोलाई बैक्टीरिया, और ई कोलाई बैक्टीरिया रहता कहाँ पर है? जीआई ट्रैक्ट में। पूरे क्वेश्चन का आंसर ही आपको ऑप्शन में पूरा आंसर ही आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा, बस क्वेश्चन ध्यान से देखिए। नेक्स्ट है यहाँ पर द मोस्ट एसेंशियल फैटी एसिड दैट सर्व्स एज अ बेसिक फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर फैटी एसिड। तो एसेंशियल फैटी एसिड बताना है जो अदर फैटी एसिड के प्रोडक्शन का हेल्प करेंगे। लिनोलेक, ट्रांस फैटी, ब्यूटरेक या फिर कैप्रोइक। तो जो फैटी एसिड है, एसेंशियल फैटी एसिड जो अदर के लिए प्रोड्यूस करने में हेल्प करेंगे वो है यहाँ पर लिनोलेक एसिड।
नेक्स्ट वन है यहाँ पर एक क्वेश्चन आया हुआ था अभी रिसेंट में MPNHM एग्जाम में, विटामिन डी इज लार्जली स्टोर्ड इन द बॉडी। तो विटामिन डी हमारी बॉडी में कहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टोर होता है? मसल्स में, फैटी टिश्यू में, स्किन में कि गॉल ब्लैडर में? तो विटामिन डी स्टोर होता है हमारी बॉडी में फैटी टिश्यूज़ में, एडिपोज टिश्यू और फैटी टिश्यू। नेक्स्ट है यहाँ पर फैट सॉल्यूबल विटामिन आर ऑल एक्सेप्ट। तो सभी वसा में घुलनशील विटामिन है। तो ए डी ई के विटामिन ए डी ई के फैट सॉल्यूबल हैं। विटामिन सी और विटामिन बी कैटेगरी के जितने भी विटामिन हैं सभी क्या हैं? वाटर सॉल्यूबल हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर द क्लिनिकल साइन ऑफ राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी इज। तो राइबोफ्लेविन का क्लिनिकल साइन क्या है? ऑप्शन में है एंगुलर स्टोमेटाइटिस, केराटाइटिस, पेलाग्रा या फिर रिकेट्स। तो यहाँ पर जो राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का केमिकल नाम यहाँ पे दे दिया है। तो यहाँ पर इसका जो एक क्लिनिकल साइन है डेफिशिएंसी का, वो क्या है? एंगुलर स्टोमेटाइटिस। नेक्स्ट है यहाँ पर द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। तो विटामिन सी सबसे ज़्यादा तो खट्टे फलों में होता है, लेकिन ऑप्शन में यदि आंवला है तो आप आंवला को मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर थायमीन डेफिशिएंसी रिजल्ट्स इन। तो थायमीन की कमी से क्या होगा? थायमीन की कमी से होगा कार्डियक वेरी वेरी। तो मुझे अभी तक इतने ही क्वेश्चन मिले थे छत्तीसगढ़ CHO पेपर के। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।